बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नावज़। दुनिया के देखने और सुनने वालों से छोटी सी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब। नावज़ देवता किस्त नंबर 22। मुझे भी अपने राज में मजबूरन शरीक कर लेता था। सुभाष मुखर्जी ने मेरी मौजूदगी पर इतराज किया तो बुहानी शक्कर ने उसे बताया कि ये बिल्ली हमारी आला कार है और इस औरत के बगैर नहीं रहती है, हत्ता कि इसे एक कमरे में छोड़कर दूसरे कमरे में नहीं जाती है। मुखर्जी सामी को हैरानी और बेयकीनी से देखने लगे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक बिल्ली ए मामलात में आला कार बन सकती है। इसने बुहानी शंकर से कहा, मिस्टर शंकर, ये दुरुस्त है कि जानवर भी हैरत अंगेज करतब दिखाते हैं और खुफिया पैगाम रसानी का काम भी बखूबी अंजाम देते हैं, लेकिन कल हमारे मकसद के लिए आप इस बिल्ली को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, कल सुबह 10 बजे एक मुल्क के वजीर खारजा गवर्नर हाउस में आ रहे हैं। दोनों मुल्कों के तलकात और ज्यादा मुस्तकिम बनाने के लिए मजीद मायदे किए जाएंगे। इसके बाद मायदे का फाइनल यहाँ के वजारत खारजा के सेक्रेटरी की तहवील में रहेगा। अब ये आप बताएं कि आप किस तरह सेक्रेटरी के दफ्तर तक पहुंचेंगे और फिल्म की माइक्रो फिल्म तैयार करेंगे। बुहानी शंकर ने मुस्कुराकर सामी की पुष्ट पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा। कल सुबह ये बिल्ली गवर्नर हाउस जाएगी। जाहिर है कि वहां कोई नहीं जा सकता, मगर ये जा सकती है। पहरेदारों की नजरें बचाकर सीधी दरवाजे से जा सकती है या रोशनदान के जरिए कमरे में दाखिल होकर वहां किसी सोफे के नीचे छुप सकती है। ये मायदे के मुतल्लिक तमाम बातें सुनेगी और यहाँ वापस आकर मुझे नोट करा देगी। मुखर्जी ने हैरानी से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक बिल्ली इंसानों की गुफ्तगू कैसे समझ सकती है और किस तरह वो पूरी गुफ्तगू आपको सुना सकती है? बुहानी शंकर ने फख्र से कहा, ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा। आप ऐसा करें कि इसे दूसरे कमरे में ले जाएं और इसके सामने हिंदी या अंग्रेजी जुबान में कोई बात कहें। मैं यहाँ बैठा रहूंगा, ये बिल्ली यहाँ आकर वो बात मुझे बता देगी। मुखर्जी ने बेयकीनी से सामी को देखते हुए पूछा, क्या तुम मेरे साथ दूसरे कमरे में चलोगी? सामी बुहानी शंकर के पास से उठकर मेरे पास आ गई, क्योंकि मुझे छोड़कर वो दूसरे कमरे में नहीं जाना चाहती थी। मैं इसे गोद में लेकर मुखर्जी के साथ कमरे से बाहर चली गई। दूसरे कमरे में मुखर्जी इसके सामने बैठकर आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी जुबान में कुछ कहने लगा। फिर हम बुहानी शंकर के कमरे में आ गए। मुखर्जी ने जो कुछ कहा था सामी उसे सिंगलिंग के जरिए बताने लगी। बुहानी शंकर ने वो बातें नोट करने के बाद कहा, मिस्टर मुखर्जी, आपने इस बिल्ली से कहा है कि इंसान पढ़ने लिखने में अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार देता है। तुम एक बेजुबान बिल्ली हो। भला तुम क्या जानो कि अंग्रेजी लिटरेचर क्या होता है और सियासी मायदे किस तरह किए जाते हैं? अगर तुम वाकई समझती हो और इतनी ज़हीन हो तो फिर मैं यही कहूँगा कि हम इंसान को बिल्ले बिल्लियाँ बनकर पैदा होना चाहिए। ये बात मज़ाक़ खेज है। मैं इस पर कुछ यकीन नहीं कर सकता। बुहानी शंकर नोट की हुई बातें सुना रहा था और मुखर्जी शदीद हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर सामी को देख रहा था। बुहानी शंकर ने कहका लगाते हुए कहा, आप इसे आंखें फाड़ फाड़ क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने जो कुछ आपको बताया है वही बातें आपने इस बिल्ली से नहीं कही थी? हाँ, इसने इतराफ किया, मैंने यही बातें इससे कही थी। वो मुझे यकीन नहीं आता कि ये इंसानों की तरह बातें समझती है और इशारों में बता देती है। आप इसे कहाँ से पकड़ लाए हैं? बस ये समझ लीजिए कि किसी तरह हमारे हाथ लग गई है। और क्या आपने ये नहीं सोचा कि एक बिल्ली में ऐसी सलाहियतें कैसे पैदा हुई हैं? क्या आपकी अक्ल इसे तस्लीम करती है? ऐसी बातों को कोई भी अक्लमंद इंसान तस्लीम नहीं करता।
لیکن جو باتیں نظروں کے سامنے پیش آ رہی ہیں ہم انہیں کیسے تسلیم نہ کریں۔ یہ بلی کہتی ہے شہد یہ پچھلے جنم میں عورت تھی، اس جنم میں بلی بن کر پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے دھرم کے انوسار ایسا ہو سکتا ہے۔ مگر مکھرجی نے جواب دیا، دھرم کی بہت سی باتیں مضحکہ خیز ہیں۔ میں نہیں مانتا اس سیاسی دور میں ہماری عقل صرف ایک ہی ناقابل فہم علم کو مانتی ہے، وہ علم ہے کالا جادو۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بلی جو کچھ بھی کر رہی ہے سب کالے جادو کے زیر اثر کر رہی ہے۔ مسٹر مکھرجی، اگر آپ کی بات درست ہے تب بھی ہمارے لیے اسے کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے کالے عمل سے یہ بلی بنائی ہے تو ٹھیک ہے، یہ ہماری ہی رہے گی اور ہمارے کام آتی رہے گی۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں، جادو کبھی دیر پا نہیں ہوتا، کسی وقت بھی اس کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ فرض کیجئے یہ بلی گورنر ہاؤس جاتی ہے اور اسی وقت طلسم ٹوٹ جاتا ہے، تب کیا ہوگا؟ آپ کی ساری پلاننگ چوپٹ ہو کر رہ جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جادو کا اثر الٹا ہو اور یہ بلی یہاں کی پولیس کو اس ٹھکانے تک لے آئے، تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اس کی باتیں سن کر بھوانی شنکر پریشان ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد بولا، اگر اس پہلو سے سوچا جائے کہ یہ بلی جادو کے اثر سے ایسی کرتی ہے تو پھر واقعی جادو کا اثر الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں بھی کسی مصیبت میں گرفتار کرا سکتی ہے، لیکن میں کیسے مان لوں کہ یہ سب جادوئی چکر ہے؟ اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایک بلی ہے اور کسی کالے عمل کے ذریعے اس میں انسانی صلاحیتیں پیدا کی گئی ہیں۔ مکھرجی نے کہا، ہاں، ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس بلی کے پیچھے کیا بھید ہے۔ یہاں اس گلی کے آخری سرے میں درگا مندر ہے۔ اس کے پجاری کالے علم کو خوب سمجھتے ہیں، وہ انتر گیانی ہے، اندر کے بھید بتا دیتے ہیں۔ اس بلی کو دیکھ کر بتا دیں گے کہ یہ اوپر سے کیا ہے اور اندر سے کیا ہے۔ مکھرجی کی باتیں سن کر میں گھبرا گئی، سوچنے لگی کہ درگا مندر میں اگر کوئی انتر گیانی ہے تو وہ بلا شبہ اس بلی کی حقیقت کو سمجھ لے گا اور شاید مجھے بھی پہچان لے کہ میں اندر سے کیا ہوں۔ میں نے پریشان ہو کر سامی کی طرف دیکھا تو وہ بھی سر جھکائے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید وہ بھی سوچ رہی تھی کہ کالے جادو کا بھید کھل جانے سے اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر کیدار کی طرف جانے لگی تاکہ اسے صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ سامی بھی میرے پیچھے چلی آئی۔ بھوانی شنکر اور مکھرجی اس بات پر متفق ہو رہے تھے کہ درگا مندر کے پجاری کو یہاں بلانا چاہیے یا پھر سامی کو وہاں لے جانا چاہیے۔ میں نے دوسرے کمرے میں آ کر کیدار کو ساری باتیں بتا دی۔ کیدار نے پریشان ہو کر کہا، یہ تو بڑی مصیبت ہے، کیا یہ سامی چاہتی ہے کہ یہ بھید کھل جائے؟ میں کیا جانوں کہ سامی کیا چاہتی ہے؟ میں نے 24 گھنٹے کے لیے منتر پڑھا تھا، یہ ابھی 10 بجے تک بلی کے شریر میں قید رہے گی۔ جب تک یہ آزاد ہو کر کسی دوسرے روپ میں نہیں آئے گی ہمیں اس کے خیال کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ چمیا، تجھے بھی سگنل والے اشاروں کو سیکھ لینا چاہیے تھا۔ وہ بھوانی شنکر اس کے اشاروں کو سمجھ لیتا ہے اور ہم نہیں سمجھتے۔ اب تو ہی دیکھ لے کہ کیسی مشکل آ پڑی ہے۔ ارے مورخ، میں سگنل والے اشارے کیسے سمجھ سکتی ہوں؟ اور وہ اشاروں سے انگریزی کے لفظ بولتی ہے اور مجھے انگریزی نہیں آتی۔ تو بیکار باتیں کیوں کر رہا ہے؟ ابھی جو مصیبت آئی ہے اس کی بات کر، کوئی تدبیر سوچ کر ہمارا بھید کسی طرح نہ کھلے۔ وہ سوچنے لگا، اس کے دماغ میں تو گوبر بھرا ہوا ہے، اتنی جلدی اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آ سکتی تھی۔ دوسرے کمرے سے مکھرجی باہر آ رہا تھا، شاید اس پجاری کو بلانے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہمارا بھید کھلنے والا تھا، پھر نہ جانے بھوانی شنکر اور اس کے آدمی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے، کیونکہ وہ ایک بلی کے بھروسے پر اپنے دیش سے دور ایک اہم مشن پر آئے تھے۔ اب انہیں کسی بھی مرحلے پر ناکامی کا اندیشہ ہو سکتا تھا اور وہ اپنی ناکامی میں ہمیں عبرتناک سزا دے سکتے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اچانک سامی دوڑتی ہوئی بھوانی شنکر اور مکھرجی کے سامنے آئی۔
और घुरा कर मुखर्जी को देखने लगी। भवानी शंकर ने जरा झुककर इसे प्यार से अपनी गोद में बुलाया, लेकिन वो छलांग लगाकर खिड़की की चौखट पर चली गई। वहां से इसने नीचे झांक कर देखा। नीचे गली में पानी भरा हुआ था। गली के दूसरी तरफ के मकान का छज्जा 7 फुट के फासले पर था। वो छलांग लगाकर छज्जे पर पहुंच गई। भवानी शंकर ने चीख कर अपने आदमियों को आवाज दी, अरे देखो ये कहाँ जा रही है, इसे पकड़ो। जरा सी देर में भाग दौड़ शुरू हो गई। एक मतैत दौड़ता हुआ निचली मंजिल में गया और पानी में छलांग लगाकर तैरते हुए गली की तरफ जाने लगा। भवानी शंकर ने खिड़की के पास आकर दोनों हाथ फैलाते हुए सामी को पुकारा, लेकिन वो पलट कर मकान के अंदर चली गई। वो मकान आबाद नहीं था, तारीकी में डूबा हुआ था। वो भी अंधेरे में गुम हो गई। मैं सामी की चालाकी समझ गई। वो इसलिए भाग गई थी कि दुर्गा मंदिर के पुजारी से इसका सामना ना होगा तो वो पुजारी न इसे देख सकेगा, न इसकी असलियत मालूम कर सकेगा। सामी नहीं चाहती थी कि भवानी शंकर को काले इल्म का पता चले। अगर पता चल जाता तो वो मेरे झूठ और फरेब की मुझे सजा देता। इस वक्त वो बिल्ली को भी अपना आलाकार समझने की बजाय एक फरेब समझता और इसकी कोई बात तस्लीम न करता। वो मेरे जिस्म को जीते देता तो सामी को तकलीफ पहुंचती, लिहाजा वो पुजारी से दूर रहने के लिए चली गई थी। भवानी शंकर सोच रहा था कि वो फरार हो गई है, लेकिन मैं जानती थी कि वो मुझे छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जाएगी। रात के 11 बजे तक वो एक मकान से दूसरे मकान की तरफ छलांगे लगाती रही। कभी इनकी नजरों से ओझल हो जाती और कभी निगाहों के सामने आ जाती थी। 10 बजे के करीब मुझे ख्याल आया कि पिछला मंत्र पढ़े हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं। अगर मैंने फिर 50 बार मंत्र ना पढ़ा तो सामी की रूह किसी वक्त भी बिल्ली के जिस्म से आजाद हो सकती है। लेकिन मैंने ढील दे दी कि वो चाहे तो बिल्ली के शरीर में रहे या किसी दूसरे रूप में आ जाए। जिस तरह भी अपना, मेरा और किरदार का बचाव कर सकती है करे। इतना मुझे यकीन था कि वो किसी रूप में रहे, जानवर के जिस्म में रहे या इंसान के जिस्म में, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं किसी नौजवान की भेंट देने के वक्त इसे मंत्रों के जोर से रक्षा कुंडल में खींच लाऊंगी। 10:30 बजे वो गायब होगी। फिर आधे घंटे के बाद 11 बजे सामने वाले मकान के छज्जे पर नजर आई। भवानी शंकर ने फिर उसे पुकारा तो वो छलांग लगाकर खिड़की पर आई। इसके बाद वहां से इसके कदमों पर पहुंच गई। भवानी शंकर ने खुश होकर इसे गोद में उठा लिया और पिचकारते हुए मुखर्जी से कहा, ये मुझसे मानूस है, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देख लीजिए कैसे वापस आ गई है। मालूम होता है कि महज शरारत करने के लिए इधर से उधर भाग रही थी। हम सब खामखा परेशान हो रहे थे। वाकई, मुखर्जी ने कहा, मैं भी यही समझ रहा था कि ये हाथ से निकल गई है। हम बौखलाहट में ये भूल गए कि उछलने कूदने वाले जानवर आदतन इधर से उधर भागते रहते हैं। भवानी शंकर ने सामी को एक कुर्सी पर बैठाते हुए पूछा, मेरी जान, तुम्हें क्या हो गया था? तुम यहाँ से भागकर इस मकान में क्यों चली गई थी? सामी इशारों में जवाब देने लगी। भवानी शंकर ने मुस्कुराकर इसके जवाब की तशरीह की। मिस्टर मुखर्जी, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये कहती है कि सामने वाले मकान में इसे चूहा नजर आ गया था। ये इसे शिकार करने गई थी, यानी ये चूहे के पीछे भागती रही और हमारे आदमी इसके पीछे परेशान होते रहे। अच्छा, आप ये बताइए कि चूहे शिकार करने की आदत से क्या ये ज़ाहिर नहीं होता कि ये हकीकतन बिल्ली है? इसके साथ कोई जादू चक्कर नहीं है? नहीं मिस्टर शंकर, मैं अब भी यही कहता हूँ कि इस बिल्ली के पीछे कोई भेद है। आप सिर्फ ये देखते हैं कि ये बिल्ली की आदत के मुताबिक चूहों के पीछे भागती है। ये भी तो सोचिए कि इसमें इंसानों की आदतें कहाँ से आ गई हैं। मेरी बात मानिए, मैं इस पुजारी को यहाँ बुला कर लाता हूँ या फिर हम इसे लेकर मंदिर में चलते हैं। वहाँ पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। मैं सोचने लगी कि फिर इसी पुजारी की बातें शुरू हो गई हैं। सामी ने इतना वक्त जाया किया, लेकिन वो लोग पुजारी का ख्याल दिमाग से नहीं निकाल सके। अब तो इस अंतर्ज्ञानी का सामना करना ही पड़ेगा। तो फिर क्यों न हम मंदिर चलें ताकि
मैं भी मंदिर को अंदर से देख लूं और दुर्गा माई के दर्शन कर लूं, और अगर मौका मिला और वो पुजारी मेरे इल्म के सामने कमजोर नजर आया तो मैं इसकी जुबान भी बंद कर दूंगी। मैंने भवानी शंकर से अपने ख्याल का इजहार किया। सामी ने भी इशारों में मेरे ख्याल की तायीद की। वो सामी की किसी बात से इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए हमारे साथ मंदिर तक जाना पड़ा। हम जीने तय करते हुए निचली मंजिल के कमरे में आए। इस कमरे में कमर तक पानी खड़ा हुआ था। पहले मुखर्जी पानी में उतर गया, इसके बाद मैं भवानी शंकर का हाथ थामकर पानी में आ गई। सामी भवानी शंकर के कंधे पर बैठी हुई थी। इतने गहरे पानी में चलते वक्त मेरे कदम डगमगा रहे थे। हमें ज्यादा दूर तक नहीं जाना था। दरवाजे के बाहर कश्ती बंधी हुई थी, जिसके एक सिरे पर मिशल रोशन थी। हम कश्ती में बैठ के मुखर्जी से खोलकर धकेलता हुआ बीच गली में ले आया, फिर इस पर बैठकर चप्पू चलाने लगा। मैं सोच रही थी कि मुझे पुजारी से किस तरह निपटना चाहिए। मुश्किल ये थी कि मैं भवानी शंकर और मुखर्जी के सामने कोई मंत्र नहीं पढ़ सकती थी। मेरी किसी भी गैर मामूली हरकत से उन्हें शुबा हो जाता कि मैं काला इल्म जानती हूँ। मैंने सामी की तरफ देखा। मैं जितनी परेशान थी वो इतनी ही मुतमिन नजर आ रही थी। कश्ती आगे बढ़ती गई, मंदिर करीब आता गया। हमने मिशन की रोशनी में देखा मंदिर के आईनी दरवाजे पर कुछ लोग नजर आ रहे थे। जब हमारी कश्ती दरवाजे के सामने पहुंची तो इस वक्त दो आदमी पुजारी को सहारा देकर एक कश्ती में बिठा रहे थे। पुजारी की आंखें बंद थी। वो कश्ती में आते ही लेट गया। इसकी जहरी हालत से ये पता चलता था कि वो सख्त बीमार है। मुखर्जी के पूछने पर एक शख्स ने जवाब दिया कि ठाकर के हलक से आवाज नहीं निकल रही है। थोड़ी देर पहले वो एक सेवक भोजन लेकर ठाकर के पास आया था। इससे पहले ठाकर अच्छी तरह बोल रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ कि भोजन करते करते अपने गले पर हाथ रखकर झुक गया और कई बार कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन बोल ना सके। हमारा ख्याल है कि इनके भोजन में कुछ मिला दिया गया है। हम इस बचे हुए भोजन को भी साथ लिए जा रहे हैं कि इसके मायने से पता चल जाएगा कि ठाकुर की आवाज बंद होने का कारण क्या है। इसकी बातें सुनते ही चूक कर सामी को देखने लगी। मैं समझ गई कि इसी ने कुछ गड़बड़ की है। वो भी मुझे चुपचाप इत्मीनान से देख रही थी। हम वहां से वापस चले आए। भवानी शंकर और मुखर्जी बहस कर रहे थे। मुखर्जी को कुछ शक था, भला पुजारी से कौन दुश्मनी कर सकता है। यहाँ सब ही इसकी इज्जत करते हैं। इसने आज तक कभी अपने काले इल्म से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, फिर अचानक ही इसकी आवाज कैसे बंद होगी। कौन इससे दुश्मनी कर सकता है। भवानी शंकर ने जवाब दिया, ऐसा तो वही कर सकता है जो काला इल्म जानता हो और इसे पुजारी से किसी किस्म का खतरा हो। हाँ, मैं भी इसी लाइन पर सोच रहा हूँ। क्या ये अजीब सी बात नहीं है कि हम इस बिल्ली की असलियत मालूम करना चाहते थे। ठीक इसी वक्त पुजारी की जुबान बंद हो गई। वो कहते हैं कि इसके हलक से आवाज नहीं निकल रही है और इसके खाने में कुछ मिला दिया है। मेरा ख्याल है कि संदूर मिलाया गया है। संदूर खाने वाले की आवाज बैठ जाती है। यकीनन इसे संदूर खिलाया गया है। मुखर्जी ने कहा, लेकिन किसने किया है ये? इसका सेवक जो इसके लिए बात लेकर आता है वो बहुत ही धर्म का आदमी है। वो पुजारी से ऐसी दुश्मनी नहीं कर सकता। फिर ऐसा कौन कर सकता है? इसी नामालूम हस्ती ने ऐसा किया है जिसके जादुई असर से ये इंसानी हरकतें करती है। वो नामालूम हस्ती ये नहीं चाहती थी कि हम मंदिर जाकर और पुजारी से अपने ज्ञान से इसकी असलियत बता दे। मेरा ख्याल है कि किसी काले जादू से इसकी आवाज बंद की गई है। भवानी शंकर अपनी आंखें सुकेड़ कर सामी को देखने लगा। वो तशवीश में मुब्तला हो गया कि इस बिल्ली के मुतालिक क्या राय कायम करे। इसने कहा, पता नहीं संदूर का असर कब तक रहेगा। पुजारी तो कुछ बोलने से पहले ही, क्या दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है? होने को तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी नहीं जानता। वैसे ही किसी ज्ञानी की तलाश करना होगा। मेरा मशवरा है कि कल आप बिल्ली से कोई काम न लें। मायदे का फाइल आप खुद ही हासिल करने की कोशिश करें। भवानी शंकर ने जवाब दिया, ऐसी किसी मुहिम के लिए
میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ میں اس بلی پر بھروسہ کر کے یہاں تک آیا ہوں۔ آج تک اس نے دھوکہ نہیں دیا ہے، میرا ہر حکم مانتی ہے۔ محض ذرا سا شبے پر اس سے کام نہ لینا دانش مندی نہیں ہے۔ کل میں اسے ضرور آزماؤں گا۔ اگر دھوکہ ہوا تو ہم مطاعت رہیں گے۔ ابھی ہم تنہا بیٹھ کر پلاننگ کریں گے کہ ہمیں کس طرح اس سے کام نکالنا چاہیے۔ ہم اپنے مکان میں واپس آ گئے۔ بھوانی شنکر اور مکھرجی ایک کمرے میں گئے اور اس کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ میں سامی کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری بات کا جواب نہیں دے سکے گی، بلی کے روپ میں بے زبان تھی۔ پھر بھی میں نے بے چینی سے پوچھا، مجھے بتاؤ سامی، پجاری کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم نے اسے سندور کھلایا ہے؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلا دیا۔ اب میں اس سے یہ نہ پوچھ سکی کہ اس نے کس طرح اس کی بات میں یا بھاجی میں سندور ملایا۔ سامی بھی اس وقت کسی دوسرے روپ میں آ کر مجھے تفصیل سے واقعہ نہیں سنانا چاہتی تھی۔ وہ اطمینان سے میرے بستر کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ مجھے بھی اطمینان حاصل ہو گیا تھا کہ اس نے ایک بہت بڑی مصیبت دور کر دی ہے۔ دوسری صبح بھوانی شنکر مجھے اور سامی کو اپنے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف لے گیا۔ اس نے سامی کو 2 گھنٹے پہلے ہی گورنر ہاؤس کے احاطے میں چھوڑ دیا تاکہ وہ اس عمارت کے ہر گوشے کو اچھی طرح دیکھ لے اور اس کمرے کے متعلق بھی معلومات حاصل کر لے جہاں گورنر اور ایک غیر ملک کے وزیر خارجہ کے درمیان اہم گفتگو ہونے والی تھی۔ سامی کے جانے کے بعد بھوانی شنکر مجھے ایک ہوٹل میں لے کر آیا۔ وہاں پہلے ہی ایک کمرہ ہمارے لیے مخصوص تھا۔ اس کے دونوں ماتحت کردار کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے احتیاطاً سنگاری بازار کا مکان چھوڑ دیا تھا۔ ان کی سوچ کے مطابق اگر سامی دھوکہ دینا چاہتی تو اسے اس ہوٹل کا پتہ معلوم نہ ہوتا۔ اس کی طرف سے کوئی خطرہ پیش آنے کی صورت میں انہوں نے وہاں سے فرار ہونے کے بھی انتظامات کر لیے تھے، لیکن سامی مجھے ان کی طویل میں چھوڑ کر نہ تو کہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی انہیں کسی طرح کا نقصان پہنچا سکتی تھی۔ بھوانی شنکر اسے ساتھ لیے ادھر سے ادھر گھومتا رہا۔ جب اس سے یقین ہو گیا کہ کوئی اس کا پیچھا نہیں کر رہا ہے تو وہ میرے پاس آ گیا۔ اس نے فون کر کے مکھرجی کو وہاں بلایا ہے۔ اس کے آنے کے بعد اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا، پھر کاغذ اور پینسل لے کر سامی کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں اور مکھرجی خاموشی سے تماشا دیکھنے لگے۔ سامی اب سامنے اپنے دونوں پنجوں اور سر کے مختلف زاویوں سے کچھ کہتی جا رہی تھی اور وہ کاغذ پر نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ نوٹس مکمل ہونے کے بعد جب مکھرجی نے اسے پڑھا تو حیران رہ گیا۔ بھوانی شنکر کی توقع کے مطابق سامی گورنر ہاؤس میں ہونے والی گفتگو کے اہم نکات ذہن نشین کر کے آئی تھی۔ مکھرجی نے کہا، اس بلی نے دھوکہ نہیں دیا، لیکن اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کی رپورٹ درست ہے۔ مجھے پورا یقین ہے، بھوانی شنکر نے کہا۔ ہم ٹریننگ کے دوران اسے بارہا آزما چکے ہیں۔ اس نے کبھی غلط رپورٹ نہیں دی۔ یہ جو باتیں سنتی ہے اسے ذہن نشین کر کے سگنلنگ کے ذریعے مجھے بتا دیتی ہے۔ مکھرجی کو پھر بھی یقین نہیں آیا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے صحیح معلومات حاصل کرے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے ایک نہایت ہی شاطر اسسٹنٹ کو سیکرٹری کے دفتر میں بھیجنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے سامی کی پیش کی ہوئی رپورٹ سنا دی تھی۔ 2 دن کے بعد مکھرجی گھبرایا ہوا آیا۔ اس نے بھوانی شنکر کو بتایا کہ پچھلی رات اس کا اسسٹنٹ اس معاہدے کی فائل حاصل کرنے سیکرٹری کے دفتر میں پہنچا تھا، لیکن ٹھیک اس فائل کو پڑھتے وقت گرفتار ہو گیا۔ پتہ نہیں اس ملک کے جاسوس کب سے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اسے عین وقت پر حراست میں لے لیا گیا۔ ایک شخص کی گرفتاری کے بعد بھوانی شنکر کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہاں کی پولیس اس شخص کے ذریعے ہمارے ٹھکانے تک پہنچ سکتی ہے۔ اس نے فوراً ہی وہ شہر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم اسی دن دوپہر کی فلائٹ سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہو گئے۔ روانگی سے قبل بھوانی شنکر نے ہمیں بتایا کہ پنڈی میں ہمارے مسلمان عزیز رہتے ہیں۔ ہمیں ان عزیزوں کے نام، ان کی عمر اور ان کی تصاویریں بتا دی گئیں۔ اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ سیکرٹ سروس والے کتنی لمبی چالیں چلتے ہیں۔ پنڈی کے وہ نام نہاد عزیز بھی ہمارے دیش کے ایجنٹ تھے اور برسوں سے وہاں مقیم تھے۔ وہاں ہمیں خوش آمدید کہنے والوں میں
अहमद शेख नामी एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वो सेक्रेटेरिएट में कोई ए क्लास ऑफिसर है। वो तुम्हारी हुकूमत का मुलाजिम है, तुम्हारी तरह मुसलमान भी है, मगर मुसलमान होने से क्या होता है? हर मुल्क और कौम में गद्दार होते हैं। हमारी हुकूमत इसे गद्दारी के सिले में हर माह 25,000 रुपए देती है। पिंडी, लाहौर और कराची में इसकी शानदार कोठियां हैं। हर शहर में इसकी जाती कारें हैं और लाखों रुपए का बैंक बैलेंस है। शायद तुम्हारे मुल्क में इस बात की तफ्तीश नहीं होती कि 800-900 रुपए माहवार पाने वालों के पास इतनी दौलत कहां से आ जाती है। चमिया की जुबान से ये सच्ची और कड़वी बातें सुनकर मैं गुस्से से खोल रहा था। ये कितने शर्म की बात थी कि हमारे ही हम मजहब और हम वतन दौलत की लालच में अपने वतन से गद्दारी कर रहे थे और अपनी हुकूमत की जड़ें खोखली कर रहे थे। चमिया बता रही थी कि अहमद शेख के उम्रा एक हसीन औरत भी थी। लेकिन कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। जाते जाते नए आने वालों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारा चैनल अभी नया है, इसको मुकम्मल सपोर्ट कीजिए।